Hello everyone, welcome to my class. Students, language across the curriculum सब्जेक्ट के अंदर कोर्स के अंदर हम पढ़ रहे थे लैंग्वेज यूजेस ऑरल एंड रिटन, जो हमारी यूनिट फर्स्ट के पार्ट 1 में दिया हुआ है। मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज हम पढ़ चुके हैं और हमने इस टॉपिक को लैंग्वेज यूजेस ऑरल एंड रिटन टॉपिक को भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। हमने पार्ट 1 में यानी हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें ये जाना कि मौखिक भाषा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, मौखिक भाषा किन किन उद्देश्यों की पूर्ति चाहती है या किन किन उद्देश्यों की पूर्ति मौखिक की भाषा के द्वारा हो सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम ऑरल लैंग्वेज के बारे में ही बात करने वाले हैं। ऑरल लैंग्वेज आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम रिटन लैंग्वेज की ओर बढ़ेंगे। तो एक पाई चार्ट बना करके मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में कि चाहे ऑरल लैंग्वेज की बात की जाए या फिर रिटन लैंग्वेज की बात की जाए, दोनों में ही एक ग्रहण पक्ष होता है, एक अभिव्यक्ति पक्ष होता है। ग्रहण पक्ष में मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं सुनना और बोलना। इसी तरह से लिखित भाषा में ग्रहण पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष में ग्रहण पक्ष में आता है पढ़ना और अभिव्यक्ति पक्ष में आता है लिखना। क्योंकि भाषा को सीखने के 4 मुख्य कौशल हैं, एक क्रम में ही ये चलते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हो। तो अगर हम जो मैंने अभी आपको समझाया पाई चार्ट वाली बात की, अगर उस पे भी जाएं तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा की जब हम बात करते हैं तो पहले किस भाषा के कौशल आते हैं? तो सुनना, बोलना, ये दोनों किस भाषा के कौशल हैं? मौखिक भाषा के। यानी मौखिक भाषा होगी तभी आप लिखित भाषा सीख पाएंगे। मौखिक भाषा के थ्रू ही हम लिखित भाषा तक पहुंचते हैं। पहले सुनना बोलना होगा तभी आप पढ़ना और लिखना जान पाएंगे। मैंने आपको बताया था ये 4 कौशल आपको पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है पेपर में इससे। इस क्रम को, इस सीक्वेंस को आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो, आप हमेशा इसको इसी क्रम में ही रखेंगे। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते हो इसको कुछ भी। तो इसका मतलब सुनना और बोलना किस में आते हैं? मौखिक भाषा में आते हैं। तो इसका मतलब लिखित भाषा के विकास के लिए पहले बालक में मौखिक भाषा का विकास होना जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज की क्लास में ऑरल लैंग्वेज ही पढ़ना है, मौखिक भाषा के बारे में ही पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ ऑरल लैंग्वेज और इसके साथ ही मौखिक भाषा को किस तरह से बच्चे में किन विधियों के द्वारा, किन साधनों के द्वारा कैसे अवसर देकर के बच्चों को विकसित किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज की क्लास में हम इन दोनों पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा का महत्व क्या है। सबसे पहला महत्व है इसका, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक है ये भाषा। मौखिक भाषा हमारी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। सामाजिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? सबसे पहले तो अगर मैं मूलभूत आवश्यकताओं की बात कहूँ तो आप कहोगे कि मैम, मैं पूछूं कि मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी, आप बोलोगे रोटी, कपड़ा और मकान, यही होगा आपका आंसर। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सामाजिक आवश्यकताओं की, यानी ऐसी आवश्यकताएं जो समाज में रह करके ही पूरी होती हैं, जिनकी पूर्ति समाज के बिना नहीं हो सकती। तो वो क्या है? हम समाज में क्यों रहते हैं? सबसे पहली बात, हम समाज में क्यों रहते हैं? हम किसी जंगल में जा करके अकेले क्यों नहीं रह सकते? नहीं रह सकते क्योंकि हमारा विकास समाज के अंदर ही संभव है। समाज से बाहर हमारा विकास संभव नहीं है। ठीक है, जैसे किसी को समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, समाज निकाला देना जिसको कहते हैं, या गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसके लिए इतना क्या इंपॉर्टेंट होता है गांव में रहना या समाज में रहना? उसको क्यों ये सजा के रूप में क्यों है? क्योंकि जो मनुष्य है वो सबसे पहले एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, या हम ये कह सकते हैं उसका विकास पॉसिबल ही नहीं है, समाज में रह करके ही उसका विकास होता है। अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स की समाज की सबसे छोटी जो संस्था है वो क्या है? वो परिवार है। समाज की सबसे छोटी इकाई
मनुष्य खुद है, मानव खुद है, ठीक है। और समाज की सबसे छोटी संस्था यानी शुरुआती प्रारंभिक संस्था कौन सी है, वो परिवार है। समाज का निर्माण स्टार्टिंग में एक परिवार से ही होता है, ठीक है, एक समूह से ही होता है। वो समूह दो लोगों का भी हो सकता है और दो लोग भी एक समाज का निर्माण करते हैं। वो समाज कैसा है, छोटा समाज। वो समाज का नाम क्या होता है, परिवार, ठीक है। तो इस तरह से हम समाज में रहते हैं क्योंकि समाज से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। क्योंकि समाज का मतलब मेरे अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति है तो हमारा एक समाज बन गया। तो जब दो व्यक्ति आपस में भाषा के द्वारा, इस मौखिक भाषा के द्वारा अपनी भावों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो इससे क्या होता है, बहुत कुछ नया जानने को मिलता है दोनों को ही, जिससे कि वो अपना विकास कर पाते हैं। हम सारे दिन में कितना बोलते हैं, क्या सारा ही अननेसेसरी होता है? नहीं, बहुत चीजें जरूरी भी होती है। कभी आप किसी के पास बैठ करके उससे इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, तो ये सारी चीजें किसमें काउंट होंगी, ये सारी चीजें आपके काउंट होंगी आपकी सामाजिक आवश्यकताओं में। आप जानना चाहते हो, आप पूछ रहे हैं, आप जानना चाहते हैं उससे कि उसके इसके बारे में क्या विचार है, उसकी क्या राय है, तो ये क्या है, आपकी आवश्यकता है, जिसे कौन पूरा कर सकता है, केवल समाज का ही कोई व्यक्ति पूरा कर सकता है। अब वो समाज का व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके परिवार का सदस्य भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई अन्य व्यक्ति आपके चारों ओर के वातावरण समाज में रहने वाला भी हो सकता है, आपका टीचर भी हो सकता है। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं मौखिक भाषा के द्वारा, ओरल लैंग्वेज के द्वारा, तो इसका मतलब हमारी समाज से जो आवश्यकताएं, हम अपेक्षित आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति समाज ही कर सकता है, तो हमारी वो आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में या फिर सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये आवश्यक भाषा है। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, उच्चारण कौशल का विकास। उच्चारण क्या होता है, बोलना, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि सुनना एक कौशल है तो बोलना भी एक कौशल है, पढ़ना भी एक कौशल है, लिखना भी एक कौशल है। 4 कौशल है ना, अभी बताए हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, स्पीकिंग, फिर उसके बाद लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे उच्चारण कौशल यानी दूसरा कौशल, कौन सा कौशल, स्पीकिंग। तो मौखिक भाषा नहीं होगी तो फिर ये कौशल ही डेवलप नहीं होगा, इस कौशल का विकास ही नहीं होगा। तो उच्चारण कौशल के विकास के लिए मौखिक भाषा इम्पॉर्टेंट है। मौखिक भाषा में के द्वारा ही हम बोल पाते हैं, स्पीक करते हैं या हम उच्चारण कर पाते हैं। आगे देखिए, अशिक्षित व्यक्ति हेतु भी उपयोगी। ओरल लैंग्वेज अनएजुकेटेड पर्सन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। अब एक अनएजुकेटेड पर्सन है, वो कहीं जाता है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, उसको जो रास्ते में एरोज लगी हैं, लिखा हुआ है कि अगर यहाँ जाना है तो इधर मुड़े, उसको कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन वो नीचे उतर करके अपने व्हीकल से कम कोई आने जाने वाले व्यक्ति से मौखिक भाषा के थ्रू तो पूछ सकता है कि मुझे इस जगह पे जाना है तो आप मुझे रास्ता बता दो, तो वो रास्ता बता देंगे उसे और वो पहुंच जाएगा अपने गंतव्य स्थान तक, जहाँ भी उसकी मंजिल है वहाँ तक जा सकता है। तो मौखिक भाषा यानी हमारा सामने वाले से जो बात करने का तरीका है या जो बात करने के लिए हमारे पास ये साधन उपलब्ध है, मौखिक भाषा, ये हमारी बहुत हेल्प करती है। चाहे हमें पढ़ना लिखना ना ही आता हो, तब भी हम अपना काम, अपना विकास, जहाँ तक हमें जाना है, जो काम हमें करवाना है, हम करवा सकते हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ जो ज़्यादातर मेरे साथ भी होता है। मैं अगर कभी बैंक जाती हूँ तो कई बार मैं ये देखती हूँ कि कुछ अनएजुकेटेड पर्सन, ठीक है, जो कुछ ओल्ड लेडीज़ हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए आई हैं या फिर पैसे निकलवाने के लिए आई हैं। अब उन्हें वाउचर्स भरने नहीं आते हैं, ठीक है, वाउचर्स भरने नहीं आते, तो वो क्या करते हैं, वो हम लोग जो लगता है कि एजुकेटेड होंगे, है ना, तो वो क्या है, उनसे हेल्प लेते हैं। लेकिन आकर के पहले बोलती हैं, वो लेडीज आकर के बोलती हैं, तभी मैं या कोई और उनकी हेल्प करता है ना।
अदरवाइज तो हमें क्या पता कि उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। तो वो हमें आकर के बताते हैं, जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं वो आकर के बताते हैं या कन्विंस करते हैं एक एजुकेटेड पर्सन को कि वो उसकी हेल्प करे, तभी वो उनकी हेल्प कर पाते हैं, ठीक है, उनको हेल्प मिल पाती है। अब अगर ये ओरल लैंग्वेज ही ना हो और वो आकर के बता ही ना पाए तो कोई उनकी हेल्प कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये तो एक छोटा सा मैंने डेली रूटीन का आपको एग्जाम्पल दे दिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अपनी डेली रूटीन लाइफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अशिक्षित व्यक्ति के लिए भी ये भाषा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। अब देखिए, भाषण कौशल में दक्षता प्राप्त करने में सहायक। भाषण कौशल क्या चीज़ है? भाषण देना, जो मैं दे रही हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि आप तो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो मेरे को, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं भाषण ही दे रही हूँ। अब ये भाषण कौशल में निपुणता कैसे आई मुझ में, कैसे मैं कंटिन्यूसली 25-30 मिनट बोलती रहूंगी इन टॉपिक्स के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर, इनको डिस्क्राइब करती रहूंगी, नए नए एग्जाम्पल लाती रहूंगी, आपको कन्विंस करती रहूंगी, आपको समझ में आता जाएगा, मतलब ऐसा कुछ मैं कैसे कर पा रही हूँ? मैं कर पा रही हूँ इसी लैंग्वेज के बेस पे। देखिए, ये मौखिक भाषा जिसकी अच्छी है, जिसे शब्दों का जाल बुनना आता है, वो व्यक्ति भले ही बिना काम की बात ही हमें बता रहा हो, लेकिन फिर भी हम उसको सुनते हैं। अगर वो स्टेज पे बोल रहा है तब वो अपने शब्दों के जाल के द्वारा जो वो लाइंस बोल रहा है, जो वो अच्छे अच्छे शब्द बोल रहा है, जो वो डेली रूटीन के जो एग्जाम्पल्स दे रहा है, जो वो बीच बीच में हास्य का पुट डाल रहा है, उससे हम बंधे रहते हैं उससे, है ना, और चुप करके उसको सुनते रहते हैं। अब ये तो हो गया, अभी स्टेज पे कोई बोल रहा है तब भी सुनते रहते हो, नहीं तो फिर ऐसे ही है, किसी की वीडियो देख रहे हो तब भी ऐसा ही होता है, उसकी बात हमें अच्छी लग रही होती है और हम बैठे रहते हैं अपनी स्क्रीन पे, मोबाइल लेकर के हाथ पे या लैपटॉप लगा करके, है ना, यूट्यूब पे कुछ ऐसा चल रहा हो तब भी हम देखते रहते हैं। तो ये क्या है? ये वही तो बात है कि उस व्यक्ति में भाषण कौशल है, वो व्यक्ति भाषण देने में कुशल है, तभी तो वो इसको कर पा रहा है, उसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो भाषण कौशल में दक्षता प्राप्त करने में भी मौखिक भाषा बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है नेतृत्व की भावना के विकास में सहायक। वही बात भाषण वाली, नेतृत्व भी क्या होता है? किसी की लीडरशिप, ठीक है, किसी को लीड करना, अर्थात लीडर बनना, नेता बनना। नेता लोग क्या देते हैं? भाषण देते हैं। भाषण ऐसा देते हैं इस मौखिक भाषा के थ्रू, ऐसा शब्दों का जाल बुनते हैं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं, उनको वोट डाल देते हैं और उसके बाद वो 3-4 साल तक हमें कहीं दिखाई ही नहीं देते हैं, हमारा कोई काम ही नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो ये गुण है उनमें, मौखिक भाषा ने उनको ऐसा बनाया है, ऐसा उनमें गुण डाला है जिससे कि वो अपनी बातों से हमें कन्विंस कर लेते हैं, ठीक है। तो नेतृत्व की भावना, किसी को लीड करना, लीडरशिप की भावना लाने में भी मौखिक भाषा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मौखिक भाषा के थ्रू ही हम ये जान सकते हैं, या जिसकी मौखिक भाषा अच्छी होती है और लैंग्वेज अच्छी होती है, हम उसी को ही नेता बनाते हैं, उसी को ही क्लास का मॉनिटर बनाते हैं, उसी को ही ग्रुप का इंचार्ज बनाते हैं, उसी को वाद विवाद जैसी कोई प्रतियोगिता है तो उसमें एक ग्रुप का हम जो है इंचार्ज बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, कि जिससे कि वो अच्छे से सबको कंट्रोल कर सकेगा, ठीक है। फिर है दैनिक क्रियाकलापों हेतु आधार। हमारी डेली रूटीन के अंदर हमें इस मौखिक भाषा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमें पड़ोसी के साथ कोई बात करनी है, परिवार वालों के साथ कोई सलाह मशवरा करना है, तो जो हमारे दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उनके लिए हमें मौखिक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये है मौखिक भाषा का महत्व। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक है, उच्चारण कौशल का विकास होता है, अशिक्षित व्यक्ति के लिए भी उपयोगी है, भाषण कौशल में दक्षता प्राप्त करने में सहायक है, नेतृत्व की भावना के विकास में सहायक है, दैनिक क्रियाकलापों हेतु आधार का काम करती है, ठीक है। आगे देखिए, मौखिक भाषा विकसित करने के साधन, पहलू, अवसर या विधियां। अब हम इनकी बात करने वाले हैं कि मौखिक भाषा को कैसे हम किसी भी बालक में डेवलप कर सकते हैं या विकसित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास स्वतंत्र प्रकाशन का अवसर। मौखिक भाषा को बच्चे में डेवलप करना है आपने, तो सबसे पहला तरीका ये है कि हम उसे बोलने का अधिकार दें, बोलने का अवसर दें।
स्वतंत्र प्रकाशन यानी अपने आप की अभिव्यक्ति करना, अपने आप को दूसरे के सामने प्रस्तुत करना, अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करना। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला काम ये करना है कि बालक को बोलने का मौका देना है, जिससे कि वो अपने भाव या अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सके। तो ये है स्वतंत्र प्रकाशन का अवसर। दूसरा पॉइंट देखिए आपके सामने है कहानी कथन। कहानी सुनना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे कहानी सुन करके बहुत ही खुश होते हैं, बच्चों को इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। तो इस तरीके से ये कहानी एक बहुत ही अच्छी विधि है बालक में मौखिक भाषा को डेवलप करने की। आप बच्चों को कहानी सुना सकते हैं, फिर बच्चों से वही कहानी सुन सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप पहले बच्चों को कहानी सुनाएं, फिर बच्चों को वही कहानी सुनाने के लिए कहिए। एक तो ये तरीका। एक दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स कि आप बालक को कुछ बिंदु दे दीजिए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स दे दीजिए और उसके बाद उन्हें कहिए कि वो इन बिंदुओं से कहानी की रचना करें। तो ये भी एक तरीका है। फिर इसके अलावा पिक्चर्स के थ्रू भी आप उनसे मौखिक भाषा के थ्रू कहानी की रचना करवा सकते हैं। उनको कुछ पिक्चर्स दिखाइए, उन पिक्चर्स में उनको क्या दिखाई दे रहा है, इस आधार पर वो कहानी की रचना करें, ऐसा भी आप उनसे करवा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं कहानियों के माध्यम से बच्चे में ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा विकसित करने की, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सामूहिक परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन। सामूहिक परिचर्चा क्या होती है? समूह में किसी टॉपिक पर बात करना, चर्चा करना, सामूहिक परिचर्चा होती है। तो आप क्या कर सकते हो, किसी टॉपिक पर बच्चे को बोलने के लिए, चर्चा करने के लिए कह सकते हो और इसमें आपको भी एज अ टीचर भाग लेना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा। इसमें आप बच्चे को जो टॉपिक देंगे, पूरी क्लास को जो टॉपिक देंगे, उसमें क्या करना है, सभी बच्चों को उस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करने होंगे। अब ये जो विचार होंगे ये उनके खुद के होंगे, उनको जो उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है या जो उनको लगता है, जो उनके खुद के विचार हैं, वो उसमें बताएंगे। और किस भाषा के थ्रू बताएंगे? मौखिक भाषा के थ्रू, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है कविता पाठ तथा गद्य पाठ। कविता पाठ, हम बच्चे से कविताएं सुन सकते हैं, देशभक्ति की कविताएं हो सकती हैं वो कविताएं। अब कविता में बच्चे क्या करते हैं, उसको कंठस्थ करते हैं और उसके बाद उन्हें सुनाते हैं। तो ये भी एक विधि है, ये भी एक मेथड है, ये भी एक तरीका है कि जिससे बच्चा मौखिक रूप से कविता को याद करके, कंठस्थ करके, फिर उसे पूरी कक्षा के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ सुनाएगा। तो आप ऐसे भी कोई व्यवस्था कर सकते हो, बच्चों को कोई कविता याद करके सुनाने के लिए भी कह सकते हो, ठीक है। अब गद्य पाठ क्या होता है, ठीक है। आप सब हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो हिंदी में होते हैं गद्य पाठ। एक होता है पद्य पाठ और एक होता है गद्य पाठ। पद्य पाठ का मतलब कविता ही है, ठीक है। गद्य पाठ क्या होता है? जिसमें वो पाठ लिखा हुआ होता है। एक तो होता है पद्य पाठ, पद्यांश जिसमें से आता है परीक्षा में भी। तो पद्यांश का मतलब क्या है? पद्य का अंश, यानी कि कविता की ही बात हो रही है। और गद्य का मतलब जो एक पाठ लिखा हुआ होता है उसकी बात हो रही है। तो आप बच्चे से क्या कर सकते हो, कविता पाठ या गद्य पाठ दोनों के द्वारा ही बच्चे में मौखिक भाषा को डेवलप कर सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अंत्याक्षरी। हम लोग इसको गलत उच्चरित करते हैं, अंताक्षरी बोल देते हैं। ये अंताक्षरी वर्ड नहीं होता, अंत्याक्षरी। अंत्य मतलब अंतिम, अंत्याक्षरी और अक्षरी का मतलब अक्षर, ठीक है। अंतिम अक्षर से फिर हमने नया शब्द जो है वो शुरू करना होता है। तो अंत्याक्षरी, एक तो इसको सही रूप में लिखना आना चाहिए हमें। अब आप यहाँ पे क्लास के अंदर इसका प्रयोग किस तरह से करेंगे, इस विधि को कैसे प्रयुक्त करेंगे? क्या बच्चों से क्लास के अंदर सॉन्ग्स सुनेंगे? नहीं। अंत्याक्षरी का मतलब यहाँ पे क्या है, आप उनसे वर्ड अंताक्षरी करवा सकते हो उनको, ठीक है। शब्द अंत्याक्षरी जिसे बोलते हैं। शब्द, बच्चे को नए नए शब्द सिखाने हैं हमने मौखिक भाषा के थ्रू। तो अब मौखिक भाषा इससे डेवलप होती है अंताक्षरी से। तो क्या करना है अंत्याक्षरी के लिए हमें
बालक को कुछ शब्द देने हैं और उनको ये बोलना है कि वो इन या तो वर्ण दे दिए, अक्षर दे दिए और बच्चे को बोला कि इससे कुछ शब्द बनाइए, या फिर एक बच्चे ने एक शब्द बोला, उसका जो लास्ट वाला वर्ण है, लास्ट वाली जो ध्वनि है, वर्ण या ध्वनि दोनों में से कोई भी ले सकते हो, और उससे क्या करना है, दूसरे बच्चे को दूसरा शब्द बोलना है। तो इस तरह से आप अंत्याक्षरी का भी प्रयोग कर सकते हो बच्चों में मौखिक भाषा को डेवलप करने के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर। प्रश्न धन उत्तर, ये मैंने धन बोला, धन का मतलब वो प्लस संधि विच्छेद, आपको इतना तो आता ही होगा, प्लस को क्या कहते हैं, धन कहते हैं। तो प्रश्न धन उत्तर यानी प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उत्तरों के माध्यम से भी हम बालक में मौखिक भाषा का विकास कर सकते हैं। आप बालक से प्रश्न पूछेंगे ओरल लैंग्वेज में, मौखिक भाषा में, बालक आपके प्रश्न को धैर्यपूर्वक सुनेगा, समझेगा, यानी श्रवण करना यानी सुनना क्रिया हो गई आपके प्रश्न बोलते समय। और अब बालक ने सुन लिया, उसका अर्थ ग्रहण कर लिया, उसे ये समझ में आ गया कि प्रश्न में आप उससे क्या पूछ रहे हैं, तब आप उसको उत्तर देने के लिए कह रहे हैं। तो अब क्या होगा, वो उस प्रश्न का उत्तर आपको मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए देगा। तो प्रश्नोत्तर भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बच्चे से प्रश्न उत्तर किए जाने चाहिए, बच्चे से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, उससे उन प्रश्नों के उत्तर लिए जाने चाहिए, जिससे कि बालक में मौखिक भाषा विकसित हो सके। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट है पॉइंट, पहेलियां। अब ये पहेलियां किस तरह से मौखिक भाषा को डेवलप करती हैं, तो जिस तरह से बच्चों को इंटरेस्ट होता है कहानी सुनने में, उसी तरह से बच्चों को पहेलियां पूछने में भी बहुत इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो आप क्या करें, इन पहेलियों का सहारा भी आप ले सकते हो, इसके द्वारा भी आप बच्चे में मौखिक भाषा का विकास कर सकते हो, आप बच्चे को नए नए शब्द सिखा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम बालक में मौखिक भाषा को विकसित कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं, हम बच्चे को सबसे पहले स्वतंत्र प्रकाशन का अवसर दें, अपने आप को अभिव्यक्त करने का, अपने विचारों और भावों को दूसरों को बताने का मौका दें। दूसरा तरीका है कहानी कथन, हम कहानी के माध्यम से, और कहानी के मैंने काफ़ी सारे तरीके आपको बता दिए हैं, कहानी कथन के माध्यम से भी हम बच्चे में ओरल लैंग्वेज को, मौखिक भाषा को डेवलप कर सकते हैं। फिर सामूहिक परिचर्चा, हम क्या करें, किसी टॉपिक पे सारी क्लास को जो है वो बोलने के लिए कहें, या फिर हम इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, हम 2 ग्रुप भी बना सकते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, और दोनों ग्रुप में से बारी बारी से प्रत्येक बालक को, जैसे एक बार एक ग्रुप में से एक बच्चा बोलेगा, दूसरी बार दूसरे ग्रुप में से दूसरा बच्चा बोलेगा, फिर फर्स्ट ग्रुप की जब बारी आएगी तो उसमें से जो बच्चा पहले बोल चुका है वो नहीं बोलेगा, दूसरा बच्चा बोलेगा। ठीक है, जैसे वाद विवाद का भी रूप दे सकते हो आप उसको। और इसके अलावा कविता पाठ और गद्य पाठ, इसके अलावा अंत्याक्षरी, प्रश्नोत्तर, प्रश्न धन उत्तर, प्रश्नोत्तर। अब आपको प्रश्न उत्तर कैसे पूछने हैं, प्रश्न उत्तर के भी टाइप्स होते हैं। कुछ प्रश्न होते हैं पूर्व ज्ञान से संबंधित, बच्चे को आप जो पढ़ा चुके हो या बच्चा जो पिछली कक्षा में जान करके आया है उससे संबंधित आप उससे प्रश्न पूछिए। कुछ वैसे ही उसको नॉलेज उसकी चेक करने के लिए प्रश्न पूछ लीजिए। या फिर इसके अलावा हम बच्चे से प्रश्न कौन से पूछ सकते हैं, मूल्यांकन प्रश्न, जो हमने अभी अभी उसको टीच किया है वो उसको कितना समझ में आया है, कितना उसने उसको ग्रहण किया है, ये जानने के लिए हम उससे प्रश्न पूछते हैं, और इन प्रश्नों को कहा जाता है बोध प्रश्न। ठीक है, इसके बाद पहेलियां मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जिस तरह से बच्चे कहानी में इंटरेस्ट लेते हैं उसी तरह से बच्चे पहेलियों में भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास में हमने महत्व पढ़ लिया है मौखिक भाषा का, ओरल लैंग्वेज का, और इसके साथ ही हम किस तरह से बच्चे में मौखिक भाषा को डेवलप कर सकते हैं, उनको मौखिक भाषा में निपुण बना सकते हैं। उसके लिए हमारी कौन कौन सी विधियां काम कर सकती हैं, कौन कौन से साधन इसके हो सकते हैं, कैसे अवसर उसको मिलने चाहिए, ये चीज़ें हमने जान ली हैं। तो मौखिक भाषा से संबंधित जितना भी कुछ जानना था हमने, लैंग्वेज यूजेस ओरल एंड रिटन, हमारे जो यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट पॉइंट में ही ये दिया हुआ है टॉपिक। तो इसके अंतर्गत लैंग्वेज के बारे में, ओरल लैंग्वेज के बारे में हमने जितना कुछ जानना था वो जान लिया है।
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं रिटन लैंग्वेज के बारे में। जिस तरह से हमने बात की मौखिक भाषा के उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, उसको विकसित कैसे किया जा सकता है, तो इसी तरह से अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिटन लैंग्वेज लिखित भाषा के बारे में कि लिखित भाषा कैसे बच्चों में डेवलप कर सकते हैं या उसके उद्देश्य क्या होते हैं या उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। अब आपने क्या करना है, आपको मैंने मीनिंग, कॉन्सेप्ट और नेचर ऑफ लैंग्वेज ये समझा दिया है, बता दिया है। आपने साथ साथ में वीडियो देखने के बाद इसको रिवाइज भी करते रहना है, नोट्स बना लेने हैं जिससे कि एग्जाम में आपको हेल्प मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।